नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, आज के इस ऑनलाइन वीडियो में मैं बात करूंगा ब्रेटन वुड्स सिस्टम की। मैं बात करूंगा कि 1944 में ब्रेटन वुड्स सिस्टम क्यों लाया गया, इसके पीछे क्या कारण थे। मैं ये भी बात करूंगा कि किस तरीके से ब्रेटन वुड्स सिस्टम ने अमेरिका को एक वर्ल्ड पावर के रूप में आगे बढ़ाया। मैं ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से गोल्ड स्टैंडर्ड्स को इसने खत्म किया, ट्रेड वार को इसने अवॉइड किया, और फिर किस तरह डॉलर जो है कहीं ना कहीं आप देखेंगे गोल्ड को रिप्लेस करने लगा, गोल्ड से भी इंपॉर्टेंट होने लगा। और ऐसे परिस्थितियों में भी 1973 तक आते आते ये ब्रेटन वुड्स सिस्टम कोलैप्स कैसे कर गया, तो ये आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक मेरे साथ लाइव बने रहिए, क्वेश्चन को पूछते रहिए, मैं आपको आंसर दूंगा। तो दोस्तों, मैं आपसे अपील कर दूं कि प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिग्विजय इकोनॉमिका। इकोनॉमिक्स का मतलब दिग्विजय इकोनॉमिका। दोस्तों, जब आप जानते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से शुरू हुआ था और कहीं ना कहीं 18 और 19 तक इसका इफेक्ट रहा। इसी तरह सेकेंड वर्ल्ड वार जो है 39 से शुरू होकर 44 तक रहा। तो जो वर्ल्ड वार के बीच का एरा है वो एक इंटरनेशनल क्योस का एरा है। वहां की स्थिति रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में आप देखेंगे तो बड़ी ही क्योस वाली थी, बड़ी डेंजरस थी, कई तरह के प्रॉब्लम से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड घिरा हुआ था। और जब तक ये प्रॉब्लम्स बनी रहती, आप कभी भी किसी भी बेहतर एक मॉनेटरी सिस्टम के ऊपर जा नहीं सकते थे। तो पहला ये था कि इन प्रॉब्लम्स को जो वर्ल्ड वार की वजह से आए हुए हैं उसको किस तरीके से हम लोग बाहर उससे निकले, ताकि जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को फिर से ग्रोथ के पटरी पे लाया जा सके, फिर से डेवलपमेंट की बात सोची जा सके। एक्चुअली दोस्तों, फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वार के बीच में तीन बड़े बड़े प्रॉब्लम्स थे। प्रॉब्लम्स तो बहुत थे लेकिन तीन बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स थे। पहला प्रॉब्लम था एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी एंड लिक्विडिटी की। पहला जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के सामने वो था एक्सचेंज रेट स्टेबल। अब वर्ल्ड वार के वजह से कहीं भी जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के करेंसियों के बीच एक्सचेंज रेट था वो चूंकि गोल्ड स्टैंडर्ड पे बेस्ड थे फर्स्ट वर्ल्ड वार के पहले, तो एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी नहीं थी। अब अगर एक्सचेंज रेट लगातार अनस्टेबल बना रहे तो किसी भी देश के एक्सपोर्टर, इंपोर्टर, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की स्थिति आप सोच सकते हैं कितनी ज्यादा वोलेटाइल होगी। कैसे वो प्लान कर पाएंगे कि क्या मुझे एक्सपोर्ट करना है, क्या इंपोर्ट करना है, किस तरीके से हम चीजों को मैनेज करेंगे, किस रेट पे हम अपने करेंसी को एक्सचेंज करेंगे। दूसरी चीज ये कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में सबको इंटरनेशनल अगर ट्रेड करना है और सबको इंपॉर्टेंट करेंसी ही चाहिए जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल है, तो लिक्विडिटी के फ्लो को बढ़ाया जाए ताकि इंटरनेशनल ट्रेड को हम पटरी पे ला सके। तो दोस्तों, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स थी वो कहीं ना कहीं एक्सचेंज रेट से, स्टेबिलिटी से संबंधित थी। बैलेंस ऑफ पेमेंट के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना था, क्योंकि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो बेगर बाय नेबर पॉलिसी चली फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वार में, आप देखेंगे कि मेरे पड़ोसी भिक्षावृत्ति करें, तो वहां पे जो प्रॉब्लम्स थी कहीं ना कहीं ये भी थी कि कुछ देशों का बैलेंस ऑफ पेमेंट बिल्कुल एडवर्स हो गया। तो ऐसे में बैलेंस ऑफ पेमेंट को किस तरीके से पटरी पे लाया जाए, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो कहीं ना कहीं एक जो एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी से जुड़ी हुई समस्या थी, एक बहुत बड़ी समस्या। दूसरी समस्या थी रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट का, पुनर्निर्माण और विकास। आप जानते हैं कि फर्स्ट और सेकेंड हुआ तो दुनिया के सभी देश इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे। डायरेक्टली तो कम ही देश इन्वॉल्व थे, लेकिन इनडायरेक्टली पूरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ा। तो कहीं ना कहीं यहां पे एक प्रॉब्लम्स आई कि किस तरीके से रिकंस्ट्रक्शंस किया जाए, किस तरीके से देशों को फिर से बसाया जाए, उसकी डेवलपमेंट प्रक्रिया को किस तरीके से आगे बढ़ाए, और वहां पे विकास के लिए सड़कें कैसे बनाई जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलपमेंट किया जाए। तो रिकंस्ट्रक्शन, पुनर्निर्माण और विकास एक बहुत बड़ा मुद्दा था। तीसरा मुद्दा क्या था? ट्रेड का था, ट्रेड बैरियर्स का था, ट्रेड प्रोटेक्शंस का था। लोगों ने ट्रेड पे बहुत हाई टैरिफ लगाया था, 7%, 8%, 9%, 1000% की टैरिफ, और अपने अपने जो मित्र थे उनसे ट्रेड करने लगे।
तो जो एक मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम था वो कहीं ना कहीं बाइलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम में कन्वर्ट हो गया, और इससे जो है आप देखेंगे ट्रेड की क्वांटिटी, ट्रेड की परिमाण मात्रा कम होने लगी, ट्रेड के ऊपर प्रोटेक्शंस लगाए जाने लगे, ट्रेड कम होता गया। तो दोस्तों ये जो तीन प्रॉब्लम थी ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, बाकी छोटी छोटी तो बहुत सी प्रॉब्लम थी। इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, क्योंकि अगर ये तीन बड़े प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होते तो फिर से आप विकास के पटरी पे नहीं आ पाते। तो ऐसे में विचार किया गया राष्ट्रों के द्वारा, उनके लीडर्स के द्वारा, रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा कि इस प्रॉब्लम्स को जल्दी से जल्दी निपटाया जाए, सॉर्ट आउट किया जाए, नहीं तो प्रॉब्लम्स और ज्यादा खराब हो जाएगी। इसी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए यूएसए के न्यू हैम्पशायर में 1944 में 1944 की बात है, यूएस के न्यू हैम्पशायर में एक जगह है ब्रिटन वुड, वहां पे कॉन्फ्रेंस हुआ, वहां पे एक जो है एग्रीमेंट हुआ जिसमें 44 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स इकट्ठा हुए, और इन रिप्रेजेंटेटिव्स ने कहा कि इन प्रॉब्लम्स को हमको जल्दी से सॉर्ट आउट करना चाहिए। तो चूंकि ये 44 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों के द्वारा यूएसए के न्यू हैम्पशायर में ब्रिटन वुड में कॉन्फ्रेंस हुआ, आयोजन हुआ, एग्रीमेंट हुआ, इसीलिए इसको ब्रिटन वुड एग्रीमेंट कहा जाता है। ब्रिटन वुड एग्रीमेंट आप देखेंगे 1944 से लेके 1973 तक एग्जिस्ट किया है, और ये जो है एक न्यू मॉनेटरी सिस्टम को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जनरेट किया। इसको आपको समझना चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके पर्सनालिटी को दिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, आईआर समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने जैसा कि बताया कि 1944 में 44 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव इकट्ठा हुए और वो यूएसए के न्यू हैम्पशायर के ब्रिटन वुड में इकट्ठा हुए, इसलिए इसको हम ब्रिटन वुड सिस्टम कहते हैं। इसमें बात किया गया कि ये जो तीन प्रॉब्लम्स है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के सामने, इसको कैसे टैकल किया जाए, किस तरीके से एक्सचेंज रेट को स्टेबल बनाया जाए, इंटरनेशनल लिक्विडिटी को कैसे जनरेट किया जाए, किस तरीके से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट का प्रोसीजर शुरू किया जाए, प्रोसेस शुरू किया जाए, किस तरीके से जो ट्रेड के ऊपर प्रोटेक्शंस है, ट्रेड के ऊपर बैरियर्स हैं, उसको कैसे रिमूव किया जाए, ये उनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग इशू के रूप में था। तो यहां पे सबसे पहली बात मैं बता दूं, यह कहा गया कि इन तीनों ही प्रॉब्लम्स के सॉर्ट आउट करने के लिए तीन बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस बनने चाहिए। सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन क्या बने, जो एक्सचेंज रेट को स्टेबल बना दे, लोगों के, राष्ट्रों के मेंबर्स के बैलेंस ऑफ पेमेंट के प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सके। इसके लिए कहा गया कि आईएमएफ बन जाए। इसके लिए क्या बन जाए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ बन जाए। ये कहा गया कि एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी के प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के जो मेंबर्स नेशंस हैं उसके बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स हो जाए जो एक्सचेंज रेट को स्टेबल करेगा और साथ ही साथ बैलेंस ऑफ पेमेंट के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेगा। दूसरा क्या हो जाए, रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के लिए आईबीआरडी बन जाए, आईबीआरडी बन जाए, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के लिए, पुनर्निर्माण और विकास के लिए एक अंतरराष्ट्रीय बैंक हो जाए जिसको आप वर्ल्ड बैंक कहते हैं। बाकी आईबीआरडी को वर्ल्ड बैंक कहना बहुत अच्छा नहीं होगा, मैं आगे वाले लेक्चर्स में आपको क्लियर करूंगा कि क्यों जो है हम आईबीआरडी को वर्ल्ड बैंक नहीं कर सकते हैं। वर्ल्ड बैंक एक जो है फैमिली है एक तरह से, उसका एक सबसे डोमिनेंट प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट मेंबर आईबीआरडी है जो कि ब्रिटन वुड में स्टैब्लिश हुआ था। तो दूसरा ये था कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के जो प्रोसीजर्स है उसको आगे बढ़ाने के लिए एक आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसे विश्व बैंक आप वर्ल्ड बैंक मान सकते हैं, ये बन जाए। और तीसरा जो ट्रेड में बैरियर्स है उसको रिमूव करने के लिए इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आईटीओ बन जाए। मतलब ब्रिटन वुड एग्रीमेंट में तीन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए तीन बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस बनाने की बात हो रही थी। आप समझ रहे हैं कि नहीं? बहुत ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा और साथ ही साथ नोट्स जरूर बनाइएगा क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे जरूर। तो दोस्तों मैं ये आपसे कह रहा था कि तीन जो है ये जो प्रॉब्लम्स थी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के सामने, इन तीनों प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए तीन बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस की बात हुई कि हम क्या करेंगे, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी के लिए और लिक्विडिटी जनरेशन के लिए आईएमएफ बना दिया जाए, रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के लिए राष्ट्रों के लिए एक आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बना देते हैं, और फिर जो ट्रेड के प्रोटेक्शंस और बैरियर्स है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए हम इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आईटीओ बनाते हैं। उस समय डब्ल्यूटीओ की बात नहीं हुई थी दोस्तों, आईटीओ की बात हुई थी। यद्यपि मैं बता दूं कि ब्रिटन वुड एग्रीमेंट में ये जो तीन संस्थान है वो बने नहीं, सिर्फ ये ऊपर के दो ही संस्थान बने, आईएमएफ और आईबीआरडी। इसीलिए इसको हम ब्रेटन वुड ट्विंस भी बोलते हैं, ब्रेटन वुड ट्विंस भी बोलते हैं। मतलब ब्रेटन वुड की जुड़वा संतान है।
यूएस के विरोध की वजह से आईटीओ नहीं बना, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, नहीं तो हम इसको ब्रिटेन वुड ट्रिपलेट्स बोलते। जब एक साथ 3 बच्चे पैदा होते हैं तो उसको ट्रिपलेट बोलते हैं ना और जब 2 बच्चे पैदा होते हैं तो उसको ट्विंस बोलते हैं। तो 2 ही बच्चा पैदा हुए, 2 ही इंस्टीट्यूशंस बने ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट में। कौन कौन? IMF और IBRD, दैट्स ब्रिटेन वुड ट्विंस, इसलिए हम इसे ब्रिटेन वुड ट्विंस कहते हैं। तो एक तो ये रहा इसमें कि 2 संस्थाएं बनी और जो कि इस न्यू मॉनेटरी सिस्टम को कहीं ना कहीं मैनेज करेंगे, उसको ट्रांसपेरेंट तरीके से सुपरवाइज करेंगे, देख रेख करेंगे। इसके बाद मैंने आपको बताया कि एक तीसरी जो संस्था बननी थी आईटीओ नहीं बनी। देखिए ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट में जो सबसे बड़ी उपलब्धि आप कह सकते हो, गिना सकते हो, वो था फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम था। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जरा इसको आप उपलब्धियों के रूप में अगर आप देखेंगे तो ब्रिटेन वुड में जो दिया वो पहला चीज फोकस किया था, क्या था उसकी अचीवमेंट। ये तो भी मैंने प्रॉब्लम्स की बात की कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में प्रॉब्लम क्या चल रही थी। अब उसमें जो प्रमुख पिलर्स हैं ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट में, पहला जो है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, इसको आप समझिए, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, स्थिर विनिमय दर। इसका हिंदी क्या होता है? स्थिर विनिमय दर, स्थिर विनिमय दर, विनिमय दर। मैंने कहा कि फर्स्ट और सेकेंड के बीच में आप देखोगे तो कोई फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम नहीं था, स्थिर विनिमय दर की कोई प्रणाली नहीं थी। लेकिन ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट ने एक फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम का कॉन्सेप्ट दिया। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम का मतलब था कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, डॉलर को लिंक करेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा, लिंक करेंगे गोल्ड से। किससे करेंगे? गोल्ड से। और फिर हम क्या करेंगे, डॉलर को लिंक करेंगे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के करेंसी से, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के करेंसी से। पहले क्या था सिस्टम, इसके पहले कि अधिकांश देशों में आप देखोगे गोल्ड स्टैंडर्ड हुआ करता था। इसका मतलब यह था कि जो सेंट्रल बैंक करेंसी छापेंगे, कोई प्रॉब्लम्स आए तो उसको हम गोल्ड में रिडीम कर सकते हैं, मतलब करेंसी एक्सचेंज टू गोल्ड। जैसे मान लो कि किसी देश ने 100 करोड़ रुपए की करेंसी छाप दिया, तो उसको रिडीम करना होगा तो उसके बैकअप के रूप में उतना गोल्ड रहेगा, वो गोल्ड में रिडीम कर सकता है, तो इसको हम बोलते थे गोल्ड स्टैंडर्ड। लेकिन जब फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम को प्रमोट किया ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट ने, तो गोल्ड स्टैंडर्ड्स वो खत्म हुआ और कहीं ना कहीं डॉलर स्टैंडर्ड आ गया। डॉलर स्टैंडर्ड का क्या मतलब था कि हमने डॉलर के प्राइस को लिंक कर दिया गोल्ड से और डॉलर को फिर से लिंक कर दिया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के करेंसी से। अब इसका नियम क्या था कि हम जो है 35 गोल्ड बराबर 1 आंस ऑफ गोल्ड करेंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा यहां पे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। मतलब 35 डॉलर में $35 इक्वल टू 1 आंस ऑफ गोल्ड। $35 में 1 आंस गोल्ड को हम लिंक कर रहे हैं। मतलब अगर आपके पास $35 है तो 1 आंस गोल्ड आप ले सकते हो, यूएस से रिडीम कर सकते हो। सीधा सा मतलब है कि 1 आंस गोल्ड की कीमत है $35 होगी। तो इसका मतलब $1 की अगर आप प्राइस निकालोगे, $1 प्राइस, तो ये हो जाएगा 135 ऑन्स ऑफ गोल्ड। इसका मतलब एक जो डॉलर की कीमत है वो स्थिर कर दी गई 135 ऑन्स ऑफ गोल्ड से। 1/35 जो है आंस गोल्ड $1 के बराबर है। और इस डॉलर को फिर लिंक कर दो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की करेंसी से, और ये जो विनिमय दर होगी डॉलर और उस करेंसी के बीच वो फिक्स्ड होगी, वो बदलेगी नहीं। इसका मतलब क्या था, जो पहली प्रॉब्लम थी, जो एक्सचेंज रेट स्टेबल नहीं था, जिससे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए 1944 में हम लोगों ने फिक्स एक्सचेंज रेट का कॉन्सेप्ट लेके आए कि जो करेंसियां होगी अब डॉलर में फिक्स होंगी। अगर स्थिति नॉर्मल है तो ये फिक्स एक्सचेंज रेट चलता रहेगा। अगर कहीं एबनॉर्मलिटी आती है किसी देश में, तब उसमें विचार किया जाएगा, तो एक रेंज में, एक टनल में ही उसको हम रेट को बदल सकते हैं। बाकी की जो एक्सचेंज रेट रहेगी वो फिक्स ऐसे ही रहेगी, जो कि यहां पे हम लोग डिटरमाइन करेंगे। तो पहला चीज यहां पे दोस्तों ये रहा कि जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में गोल्ड स्टैंडर्ड चल रहा था, अब वो गोल्ड स्टैंडर्ड कहीं ना कहीं डॉलर स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो गया। अब किसी भी देश के करेंसी को सीधे हम गोल्ड में रिडीम नहीं करके डॉलर में रिडीम करते हैं।
अब हमको रिडीम करना हो तो हमको डॉलर में। इसके पीछे कारण क्या था? यूएस एक वर्ल्ड पावर के रूप में उभर चुका था। जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का 75% गोल्ड था वो यूएस के ट्रेजरी फोर्ट नॉर्थ में स्थित था। यूएसए इस स्थिति में था कि पूरे दुनिया को डोमिनेट करे। अब वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का जो एकमात्र इंटरनेशनल करेंसी डॉलर है उसका एकमात्र प्रोड्यूसर था, एकमात्र जो नियंत्रक था, एकमात्र मैनेजर था, एकमात्र मैनेजमेंट करने वाला था, प्रिंट करने वाला था। तो यूएसए की एक पावर सुप्रीम पावर्स के रूप में आई और उसका जो सिस्टम था, आप देखिए किस तरीके से गोल्ड स्टैंडर्ड कन्वर्ट हो गया डॉलर स्टैंडर्ड में। तो पहला अगर आप देन आप मान सकते हो तो दैट इज द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। हम लोगों ने क्या किया? ब्रेटन वुड्स सिस्टम के द्वारा एक रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम को प्रमोट कर दिया कि अब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो है फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम होगी। अगर आपको एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है, इंटरनेशनल ट्रेड करना है, अपने एप्लीकेशन को पे करना है तो आपको सर्टेन होम करेंसी में डॉलर मिलेगी और उस रेट पे आपका करेंसी पेग रहेगी और उससे आप व्यापार करिएगा। तो पहली चीज यहां पे ये हो गई। दूसरा, जो ट्रेड वार चल रहा था उसको कहीं ना कहीं ब्रेटन वुड एग्रीमेंट अवॉइड करना चाहता था, रोकना चाहता था। देखिए, कहीं भी माना जाता है कि ट्रेड इज एन इंजन ऑफ ग्रोथ। अगर दुनिया में कहीं आप चाहते हो कि ग्रोथ हो, विकास हो, तो ट्रेड जो है वो विकास का इंजन है। ट्रेड जो है विकास का इंजन है, ट्रेड के माध्यम से ही डेवलपमेंट होगा। लेकिन जब ट्रेड पे इतने बैरियर्स लगा दिए जाएंगे, ट्रेड अगर ठीक से नहीं होगा और ट्रेड को आप बायलैटरल बना दोगे तो कभी भी ये विकास का वाहक नहीं हो सकता है। तो किस तरीके से ट्रेड को देश प्रमोट कर रहे थे, आप पढ़ेंगे फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन की, जो मैंने कहा कि एक इंटरनेशनल क्यूज की थी। तो डिवैल्यूएशन, कोई भी करेंसी, कोई भी देश अपने करेंसी को डिवैल्यूएट कर देता था। अब जो ही डिवैल्यूएट करता था, इसके एक्सपोर्ट रेट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में बड़े अट्रैक्टिव हो जाते थे, सस्ते हो जाते थे। तो एक्सपोर्ट प्रमोशंस की पॉलिसी चलती थी और इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस की। हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को एक्सपोर्ट करेंगे लेकिन इंपोर्ट नहीं करेंगे। और ये कैसे करेंगे? बाय डिवैल्यूएशन। आज भी आप देखिए चाइना, अभी भी वहां पे पेग करेंसी सिस्टम है चाइना में। अभी वो देखिए, अभी जो ट्रेड वार चल रहा था यूएस और चाइना के बीच में, चाइना कर क्या रहा था? अपने करेंसी को बार बार डिवैल्यूएट कर रहा था और जितनी अपने करेंसी को डिवैल्यूएट कर रहा था उतना हेडक को बना रहा था यूएसए के, क्योंकि वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में सस्ती चीजों को फिर से एक्सपोर्ट कर पा रहा था। यूएसए के हर देखिए सेक्टर में उसने अपनी एक्सपोर्ट बना ली और हर जगह अपना उसने पैठ बना लिया। तो अभी भी चाइना क्या कर रहा है? डिवैल्यूएशन की यही चीज जो आप देखते हो आज के 60 साल 70 साल पहले हो रहा था, वही चीज आज वो जो है कर रहा है। तो यहां पे क्या रहा कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में चूंकि एक डिवैल्यूएशन की श्रृंखला चलती थी और फिर आप डिवैल्यूएशन करते थे, फिर दूसरा कंट्री डिवैल्यूएट करता था, तो एक रिटेलिएशन वाला जो है पूरा का एक सीरीज चलता था डिवैल्यूएशन की, जिससे कि हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के मार्केट को कैप्चर कर लें। इस ट्रेड के जो बैरियर्स है उसको कम करना भी ब्रेटन वुड का एक बड़ा काम था। उसने कहा कि ये आप नहीं कर सकते हो, अब अपने करेंसी को आप डिवैल्यूएट नहीं कर सकते हो, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में होगा। अब आप ऐसा नहीं है कि जब चाहे तब करेंसियों की एक्सचेंज रेट को बढ़ाओ, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए तैयार हो, ऐसा नहीं होगा। अब जो है आप जो है फिक्स एक्सचेंज रेट में है, तो इस तरह के जो ट्रेड वार्स है वो आप नहीं कर पाएंगे। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में एक जो है सिमिलरिटी होगी और एक न्यू इकोनॉमिक सिस्टम, एक न्यू मॉनेटरी सिस्टम का जनरेशन होगा, जो कि एक ही धरातल देगा, एक ही प्लेटफॉर्म्स देगा सभी मेंबर नेशंस को। दूसरा, इसमें जो बड़ी चीज मैंने आपको बताई पहले भी कि यूएसए एक सुप्रीम पावर्स के रूप में उभर गया। अब यूएसए इसलिए सुप्रीम पावर के रूप में उभरा क्योंकि उसके पास गोल्ड स्टॉक बहुत थे। उसको लगता था कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के 3/4 गोल्ड हमारे होल्ड में है और हम जो है डॉलर को बहुत स्ट्रांग बनाएंगे। और हुआ भी ऐसे ही, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में डॉलर की डिमांड बढ़ने लगी। डॉलर की जो है करेंसी, अगर आप देखेंगे इंडिया में ही आप देख लीजिए, कहाँ $1 बराबर 4 रुपया आप पढ़ेंगे और $1 बराबर आप यहाँ पे 79 भी पढ़ेंगे। तो जितने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में डॉलर की डिमांड बढ़ी उतना डॉलर जो है स्ट्रांग होता गया। लेकिन ब्रेटन वुड्स सिस्टम लंबे समय तक नहीं चल पाया। आप देखेंगे 1971 तक आते आते स्थिति खराब होने लगी। 1971 में आप देखेंगे 70 के डिकेड में ही यूएसए में स्टैगफ्लेशन आ गया। स्टैगफ्लेशन, इसके ऊपर मैं लेक्चर ले चुका हूं, जाइएगा स्टैगफ्लेशन पढ़िएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। यूएसए में क्या आ गया? स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है गतिहीनता। स्टैगफ्लेशन एक ऐसी इकोनॉमिक सिचुएशन थी यूएस में जिसमें हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कोएग्जिस्ट विद हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन। बहुत ज्यादा बेरोजगारी थी और स्फीति भी बहुत ज्यादा थी। बहुत लोग बेरोजगार हो रहे थे, वो ग्रोथ रेट भी डाउन हो रहा था।
तो एक बड़ा ही पैराडॉक्सियल सिचुएशन में यूएसए फंस गया, जहां पे बेरोजगारी फैल रही थी और मुद्रास्फीति भी बहुत ज्यादा थी, ग्रोथ रेट भी बहुत ज्यादा था, और जितना आप अपने करेंसी को नया छाप रहे थे उतनी ही प्रॉब्लम आपके वहां क्रिएट हो रही थी। इसलिए 1971 में आप देखेंगे कि राष्ट्रपति ने क्या किया, वहां की जो सप्लाई जब डॉलर की वो बढ़ाने लगी, तो जो 135 था कि हम $35 इक्वल टू 1 आंस ऑफ गोल्ड होगा, वो बढ़ा के कर दिया $42 इक्वल टू 1 आंस गोल्ड। कहने का मतलब ये हुआ कि गोल्ड की अपेक्षा यहां पे आप देखिए डॉलर का डिवेल्युएशन हुआ। अब आप कह रहे थे कि हम $42 में 1 आंस गोल्ड को मेंटेन करेंगे, मतलब जो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम था वो बनाए रखना लंबे समय के लिए यूएसए के लिए मुश्किल होते लगा था। इसके पहले बहुत से इकोनॉमिस्ट, आप ट्रिफिन डिलेमा के विषय में पढ़ेंगे, ट्रिफिन ने बहुत पहले ही चेताया था कि ये जो आपकी पॉलिसी है एक्सचेंज रेट वाली, फिक्स वाली, कि डॉलर को आप किसी भी देश के करेंसी से बदलोगे, ये आपके लिए घातक होगा। अभी आप देखेंगे कि यूरोपीय देश बड़ी तेजी से डेवलप होने लगे और यूरोपीय देशों ने बहुत एक्सपोर्ट किया और बहुत ज्यादा उन्होंने डॉलर कलेक्ट किया और फिर बहुत ज्यादा गोल्ड यूएसए के ट्रेजरी बिल से बाहर जाने लगा। और जब डॉलर और गोल्ड के बीच रेट घटने लगे, डिवेल्युएशन होने लगा डॉलर का, तो बहुत तेजी से लोगों ने डॉलर को रिडीम किया और यूएसए का जो फोर्टनॉक्स था, जो एक समय वर्ल्ड का 2/3 गोल्ड रखता था, वो बड़ी तेजी से घटता हुआ 45% के आसपास आ गया। अब यूएसए को लग रहा था कि अब ये सिचुएशन हमसे होल्ड नहीं हो पाएगी। एक बार ऐसा भी आया कि $120 बराबर 1 आंस ऑफ गोल्ड चला गया और यूएसए में जो है स्टैगफ्लेशन की समस्या जा नहीं रही थी। वहां पे हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन को एग्जिस्ट विद हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन चल रही थी, ग्रोथ रेट डाउन हो गया था, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही थी, समझ में नहीं आ रहा था प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉर्ट आउट किया गया। 1973 तक आते आते बिल्कुल जो है यूएसए ने ये जो एक्सचेंज था बंद कर दिया और उसके बाद आप देखोगे कि ब्रेटन वुड एग्रीमेंट कोलैप्स कर गया। तो 1944 से जो ब्रेटन वुड एग्रीमेंट शुरू हुआ था, जो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम की एक न्यू मॉनेटरी सिस्टम शुरू हुई थी, वो 1973 तक आते आते कोलैप्स कर गई और अब देश अपनी मर्जी से एक्सचेंज रेट को चुन सकते थे। जैसे आप देखेंगे कि बहुत ऐसे देश थे जिन्होंने फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को चुना। जैसे इंडिया, आप देखोगे कि इंडिया में फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है और यहाँ पे जो एक्सचेंज रेट है वो मैनेज्ड फ्लोट है, मैनेज्ड फ्लेक्सिबल है। मतलब डॉलर और रुपए की जो बीच के एक्सचेंज रेट है वो मार्केट के द्वारा डिटरमाइन तो होती है, बट उसके ऊपर आरबीआई कड़ी नजर रखता है। जब एक लिमिट से ज्यादा एक्सचेंज रेट क्रॉस करता है तो उस पर आरबीआई तुरंत ही एक्शन लेता है और स्टेबलाइजेशन की पॉलिसी अडॉप्ट करता है। उसको लगता है कि अगर मार्केट में डॉलर कम हो गया है तो डॉलर की सप्लाई बढ़ा देता है और उसको लगता है कि अगर इकोनॉमी में डॉलर बहुत ज्यादा हो गया और डॉलर की प्राइस घट रही है तो डॉलर को परचेज करने लगता है। तो आरबीआई डॉलर के सेल और परचेज के द्वारा एक्सचेंज रेट को एक्सटेबल करने का प्रयास करता है, एक रेशनल लिमिट में रखने का प्रयास करता है। तो जैसे मैंने कहा कि 1973 के बाद देश स्वतंत्र हुए कि आप किस एक्सचेंज रेट को चुने। जैसे मैंने कहा कि भारत ने फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को चुना, लेकिन फ्लेक्सिबल में भी मैनेज फ्लेक्सिबल या फिर मैनेज फ्लोट आप उसको कहते हैं, उसको चुना। लेकिन कई ऐसे देश अभी भी हैं डोमिनेंट देश लाइक चाइना की जहां पे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट नहीं है, वहां पे पेग सिस्टम अभी भी चल रहा है। अभी भी वो अपने देश के करेंसी को डिवैल्यूएट कर सकते हैं। अब आप अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट नहीं करेंगे क्योंकि अब आपकी करेंसी डॉलर की अपेक्षा सापेक्ष रिलेटिव अब वो उस तरह पेग नहीं है, अब तो मार्केट के द्वारा फ्लक्चुएट होगी। तो अब डिवैल्यूएशन नहीं होगा, अब बेसिकली डिप्रेसिएशन होगा। अब रिवैल्यूएशन नहीं होगा, अप्रिसिएशन होगा। तो अब करेंसियां जो है डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा खुद ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगी। तो भारत जैसे इकोनॉमी में डिवैल्यूएशन की बात करना अब आप देखोगे एक तरह से बेईमानी हो गई है, जब पूरी तरीके से करेंसी एक तरीके से आप देखोगे डॉलर और रुपए के बीच जो है फ्लेक्सिबल है, मैनेज फ्लैट है। तो इस समय अब आप जो है अपने आप ही करेंसी के प्राइस को आप देखते हो कि अप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन होता रहता है। तो दोस्तों ये जो क्लास रही वो हमारी थी ब्रेटन वुड एग्रीमेंट के ऊपर। ब्रेटन वुड एग्रीमेंट क्या था, क्यों हुआ, क्या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए क्या क्या किया गया था। इसके बाद वाले लेक्चर में मैं आपको आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के विषय में बात करूंगा और उसके बाद मैं डब्ल्यूटीओ की बात करूंगा। तो ये सारे लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और इसको बहुत मन लगा के आप बहुत मन लगा के सीखिए, बहुत मन लगा के पढ़िए और नोट्स जरूर बनाइए। मैं एक चीज आपसे फिर से शेयर करूं, बार बार कहता हूं
कि देखिए, प्रत्येक व्यक्ति में काम करने की ऊर्जा होती है, प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में काम करता है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है दोस्त कि वो काम कब करता है। काम करेंगे आप, काम से बच नहीं सकते हैं। आज नहीं मेहनत करोगे 10 साल बाद करोगे, जाओगे कहाँ? शादी हो जाएगी, 2 बच्चे हो जाएंगे, उनको पढ़ाना है, लिखाना है। कोई भी काम आप करोगे पूरे क्षमताओं का यूज करोगे, लेकिन जब आप परिश्रम करते हैं तो रिजल्ट कब मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेहनत करना है, लेकिन कब करना है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये समय है आपको बहुत कुछ करने का, अपनी क्षमताओं का पूरा प्रयोग करने का समय ये है। यहां अगर करोगे तो तुमको मैक्सिमम रिटर्न्स मिलेगा। इससे बहुत ज्यादा मेहनत 10 साल बाद करोगे बेटा, कोई रिटर्न्स नहीं मिलेगा। समय को पहचानिए, समय को रिस्पेक्ट करिए। मेरे ऑफिस में शिव प्रकाश है, मेरे ऑफिस में सबसे ज्यादा काम करता है, दिन भर झाड़ू पोछा सब कुछ करता है, लेकिन बहुत कम सैलरी पाता है। क्यों? क्योंकि तब उसने काम नहीं किया जब उसको करना चाहिए था। तब पछताए क्या हो जब चिड़िया चीख गई खेत, का बरसात जब कृषि सुखाने, जब कृषि सूख गई तो बारिश होकर क्या होगा। दोस्तों, पूरे अपने ऊर्जा को कंसंट्रेट करिए, फोकस करिए, मेडिटेशन करिए, योगा करिए। समय को पहचानिए कि वही ये गोल्डन टाइम है जब आप अपने क्षमता का अगर उपयोग करेंगे तो मैक्सिमम रिटर्न्स पाएंगे। लेकिन 5 साल बाद अगर क्षमताओं का प्रयोग करेंगे तो कोई रिटर्न्स नहीं मिलेगा। तो बी केयरफुल, बी अलर्ट। अपने ऊर्जा को, अपने समय को सदुपयोग करने का यही सबसे अच्छा समय है। कुछ अच्छा करिए, कुछ बड़ा करिए, कुछ करके दिखाइए, कुछ बन के दिखाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड्स।